गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो चलिए भाई, काफ़ी लोग आप आ चुके हैं तो हम शुरू करते हैं। और आज जो है टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है वेज कंस्ट्रेंट। वेज 11th में मत करो प्रिपरेशन, मेरा तो यही कहना है आपसे। या तो 10th में करिए, 9th 10th और 12th, ये तीन हैं ईयर्स इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। 11th में नहीं करनी चाहिए, ठीक। वेज कंस्ट्रेंट के अलावा क्या पढ़ेंगे? वेज कंस्ट्रेंट के अलावा जो पढ़ेंगे वो आपको दिख जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल, है ना। तो देखना जरा वेज कंस्ट्रेंट कितना सिंपल होता है। वेज कंस्ट्रेंट में आखिरकार दिक्कत क्या है? देखो जरा दिक्कत क्या है। लोग कहते हैं कि ये है वेज, मतलब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ें, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि ये है, फिर इसके बाद एक और वेज है, इसके ऊपर एक और वेज है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन a1 है हॉरिजॉन्टल में, इसका एक्सीलरेशन ब्लॉक का वर्टिकल में a2 है। फिर हमने कहा ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसका हॉरिजॉन्टल में a1 इस तरफ है और वर्टिकल में a2 है। और उसके नीचे वाला है a1 a2 नहीं, a1 डैश a2 डैश है। फिर उसके नीचे वाला है वो हॉरिजॉन्टल में इस साइड a1 डबल डैश है, वर्टिकल में a2 डबल डैश है। फिर ये वाला a3 है। इतने सारे, सोचो। अब कहा गया है कि यार इनमें आपस में रिलेशनशिप बताइए। क्या बताइए? आपस में रिलेशनशिप बताइए। ये थीटा है, ये अल्फा है, ये फाई है, ये बहुत सारे एंगल हैं। और कहा गया है A1 A2 A1 डैश A2 डैश A1 डबल डैश A2 डबल डैश A3 में क्या कोई आपस में रिलेशनशिप है? कि बिल्कुल है, बिल्कुल है। कि क्या है गुरुजी, आप बताइए। मैंने कहा देख लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, जीवन में ये बहुत काम आएगा तुम्हारे। और विश्वास मानो बच्चों, ये कंस्ट्रेंट एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ से लेकर के रोटेशन तक ना बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि ये टॉपिक उनको परेशान कर रहा है। एक्चुअल में करता यही परेशान है। तो जैसे ही मैं ये वाले वेज को उठाता हूँ, ध्यान से देखना, इस वेज को उठाता हूँ, ये उठा लिया, ठीक। ये थीटा, ये ब्लॉक। करना क्या होता है? वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो आप कॉमन सेंस से भी सोच ही सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इन फ्रेम ऑफ, इसका नाम रख देते हैं बच्चों ए वेज, इसका नाम रख देते हैं बी वेज, इसका नाम रख देते हैं सी वेज, ठीक है। इन फ्रेम ऑफ ए के फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक के साथ क्या होगा, ध्यान से सुनना। जो A1 और A2 दिए गए हैं, जो A1 और A2 दिए गए हैं वो तो आप एज इट इज बना दीजिए साहब, प्लस जिसके फ्रेम में जाते हैं उसके एक्सीलरेशन को उल्टा करके जोड़ते हैं। ऐसी कोई बात सर ने आपके साथ डिस्कस की है क्या बच्चों? कुछ याद आ रहा है? ओ, की है। ये A2 डैश, आप A1 डैश आपको दिख रहा है ना, ये उल्टा कर करके आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? A1 प्लस A1 डैश। ऐसे ही नीचे वाला A2 डैश आपको दिख रहा है, A2 डैश दिख रहा है नीचे की ओर। तो जब इसके फ्रेम में जाएंगे तो उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा। तो A2 डैश ऊपर की ओर लिखो, या फिर यहीं पर लिख दो A2 माइनस A2 डैश। बात बराबर है? यहां तक समझ में आया बच्चों? मैं रिपीट कर देता हूं। इसका A2 डैश किधर की ओर है? नीचे की ओर। तो इसको उल्टा करके यहां जोड़ोगे तो क्या आएगा? ये है A2 और उल्टा करके जोड़ा A2 डैश। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या लिखा जा सकता है? नीचे की ओर A2 माइनस A2 डैश लिखा जा सकता है। क्लियर? अब सुनना जरा ध्यान से, बहुत अच्छी रिलेशनशिप निकालने वाला हूं बच्चों। ये बताओ, इसके फ्रेम में इन फ्रेम ऑफ ए, ये ए है, यहां पर तुम खड़े हो, क्या ब्लॉक वेज को तोड़ करके जा सकता है क्या? क्या ये ब्लॉक वेज को तोड़ करके, मतलब नीचे या ऊपर ऐसे इंक्लाइन को खड़ा गड़गड़ गड़ कर तोड़ के, या घड़गड़ गड़गड़ उछल उछल सकता है क्या? तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता ना। तो दिस इज द कंस्ट्रेंट। व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट इज एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस मस्ट बी 0। अगर ये सरफेस स्ट्रेट है तो गारंटी है ये ब्लॉक सीधे चलेगा, ऐसे नहीं चल सकता, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं, गारंटी है ना। दिस इज द कंस्ट्रेंट, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन। आप इस रेस्ट्रिक्शन को लगाते हैं, अलग से बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको दिखे ढंग से। A1 प्लस A1 डैश इस साइड आ गया बच्चों, और नीचे आ गया A2 माइनस A2 डैश, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना,
उससे देखने का। बिल्कुल सही कह रहे हो मनीष। मैं बेटा डिफरेंट पढ़ाते ही नहीं हूँ। मैं तो जो टॉपर्स को पढ़ाता हूँ वही आपको पढ़ाता हूँ। और उनके नोट्स मैंने डाले हैं बच्चों अपने अपने ऐप पर। जो मेरा ऐप है ना, उसमें आप देखना जरा, उन्हीं के रैंक 20, रैंक 21, रैंक 24, 25 के इनके नोट्स डाले हैं। आप देखोगे तो यही पढ़ाता था, इसी से रैंक आई उनकी। लेकिन विश्वास कम लोग कर पाते हैं, क्या करूं। ठीक। देखो ये एंगल थीटा, देखो जरा ध्यान से, ये एंगल थीटा समझ में आया कैसे लिखा? अरे ये ऐसे लिखा ना यार, पैरेलल साइड वाली बात। देखो, अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये एंगल थीटा हो गया है, ये एंगल थीटा हो गया है। और ये सरफेस वेज के पैरेलल है, तो वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोलो कितना एक्सीलरेशन होना चाहिए? क्या कंस्ट्रेंट था? 0। तो a1 प्लस ए वन डैश का आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं और ये वाला कर सकते हैं। बच्चों ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? जल्दी बोलो, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों? a1 प्लस ए वन डैश साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? चलो, अब ये वाला कंपोनेंट, इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। नॉर्मल वाला बोलो, नॉर्मल वाला क्या होगा? ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो माइनस a2 माइनस ए वन डैश। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। सर जी गुरु जी ये कैसे निकाला? अब ये थीटा, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो 90 नहीं बन जाएगा? ये पूरा 90 हो जाएगा कि नहीं? तो ये क्या हुआ? 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा नहीं बन जाएगा? अभी क्लियर? ठीक है, तो a2 माइनस ए टू डैश क्या लिखें? कॉस थीटा बराबर बोलिए 0। ये आ गई रिलेशनशिप a1 प्लस ए वन डैश अपॉन a2 माइनस ए वन डैश, ए टू डैश, सॉरी, a2 माइनस ए टू डैश इज इक्वल टू, जरा बताइए तो सही, किसके बराबर होना चाहिए? कॉट थीटा के बराबर आ रहा है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। ठीक, हो गया नोट बच्चों? चलो अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब आपकी बारी है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो ये एक ब्लॉक है बच्चों, ये एक वेज है, सॉरी, ये रहा वेज और ये रही हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, ये एंगल थीटा, ये है ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है ना, वो दो ठो है। दो ठो समझते हैं क्या? दो एक्सेलरेशन है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस साइड हॉरिजॉन्टल एंड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकल, ऐसा गिवन है। ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं बोला जाता तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है कि नहीं होता? थीटा की वैल्यू भी गिवन है बच्चों 37 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ वेज, एक्सीलरेशन ऑफ वेज। वेज का एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा? मतलब ए की वैल्यू बताइए। शुरू हो जाइए। बताइए बताइए बताइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आज वेज कंस्ट्रेंट के खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। खूब सारे क्या, 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी करेंगे। 3-4 तो ही, 2-3 तो ही जाएंगे। करो 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 करो, जल्दी करो। अरे वाह, आ रहा हो यार, आ रहा हो तो आज आते ही तागड़ तोड़ बैटिंग कर दी। हाँ बेटा, 11th का पूरा सिलेबस, क्या 11th प्लस 12 दोनों का सिलेबस होगा, चिंता मत करो। ओहो, एसके ने भी आते ही छक्का मार दिया। वाह एसके, एसके तो बढ़िया लड़का है यार, ये मेहनती बच्चा है ये। प्रीत बंसल का भी आंसर आ गया 1, शाबाश प्रीत। अभिषेक कुमार का भी 1। अरे वाह राशि, बहुत बढ़िया। रितेश का भी 1। SFCS राशि आहूजा, आपका नाम यही है क्या? राशि आहूजा। IITN का भी 1। वाह IITN, वाह, तुम कितने बढ़िया IITN हो। हाँ यूट्यूब चैनल में करेंगे रंजीत बाबू। मनीष का भी 1। अरे भाई साहब, इतने लोगों का 1 आ गया है। चलो भाई, फिर मेरे, मैं देखूं मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा।
राशि आहूजा ही है, ओके, ठीक है, बढ़िया बात है बच्चों, थैंक यू अभिषेक। तो ये देखिएगा ध्यान से वापस, मैंने ये रखा ब्लॉक, ठीक, वापस से ये किसके फ्रेम में जाएंगे, बोलो, वेज के फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ वेज, इन फ्रेम ऑफ वेज, वेज के फ्रेम में गए, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, वेज के एक्सीलरेशन को, वेज के एक्सीलरेशन को उल्टा करके जोड़ देंगे ब्लॉक में, जोड़ दिया गुरुजी, ये आ गया 3 + a, ठीक, अच्छा ये तो 3 रहा, अब क्या, ये एंगल 37, नेट एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन 0 होना चाहिए, ये 37 है, तो नेट एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन दिख रहा है डॉटेड लाइन से बच्चों, उसके परपेंडिकुलर नेट एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, तो इसका ये वाला कंपोनेंट बोलिए 3 cos 37, और ये जो एंगल है ये भी है 37, तो 3 + a sin 37 के बराबर होगा कि नहीं होगा, 3 + a sin 37, देख लीजिए आराम से। सबसे पहले मैं इस वेज के फ्रेम में गया, ठीक, वेज के फ्रेम में गया तो वेज के एक्सीलरेशन को उल्टा करके जोड़ दिया, तो 3 में a जुड़ गया, 3 + a आ गया, ठीक, ये वाला 3 एज इट इज रहा, ये वाला 3 एज इट इज रहा, ये वेज की सरफेस है, ये वेज की सरफेस डॉटेड लाइन से दोबारा बना दी, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, 37 डिग्री एंगल पर है, ठीक, ये है 3, ये है 3 + a, अब क्या पता है वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, 0, तो ये जो 3 दिख रहा है इसका ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हुआ बच्चों, 3 cos 37, 3 cos 37, ठीक, अच्छा इसका ये वाला एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए बच्चों, जल्दी बोलो फटाफट, ये वाला क्या होना चाहिए एक्सीलरेशन, 3 + a sin 37, तो अगर आप चाहते हो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 हो तो 3 + a sin 37 मस्ट बी इक्वल टू 3 cos 37, अभी समझ में आ गया बच्चों, ठीक, तो मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, तो 3 × cos 37 की वैल्यू है 4/5, 3 + a sin 37 की वैल्यू है 3/5, ठीक, तो 5 से 5 ये कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, a की वैल्यू देख लीजिए बच्चों कितनी आ रही है, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, आय हाय हाय मजा आ गया ये तो, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, है ना मजेदार चीज, तो समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा आ गया तो फिर अगला क्वेश्चन पूछूं, चलो अगला पूछता हूँ, नहीं ऐसा नहीं दूंगा यार, ऐसा नहीं दूंगा, ऐसे ही दे दूंगा तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा, थोड़ा हट के दूंगा, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, एक और क्या, 2 और दूंगा, चिंता मत करो, ध्यान देना जरा, ये और ये, ठीक, ये है वेज, ये एक रॉड है, ध्यान से देना, और ये रहा एक वेज, ये एक वेज है, ये रॉड जो है ना इस वेज पर ऐसे स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है, और ये दीवार है बच्चों, ये दीवार है, तो इसकी मजबूरी है रॉड की, कुछ है मजबूरी मुझे नहीं पता वो कैसे चलना है, रॉड का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में a2 है, और वेज का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है, भाई रॉड तो नीचे ही गिर सकती है यार, और तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये दीवार खड़ी, और ये भाई साहब हॉरिजॉन्टली चल सकते हैं, ये एंगल थीटा है, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन a1 एंड a2, शुरू हो जाइए, देखते कितने लोग कर पाते हैं।
अंशित नयन, अथर्व पटेल, इनके आंसर आ गए हैं। गुड। और देखते हैं भाई, सही आए गलत आए मैं नहीं बता सकता यार, लेकिन हाँ आ गए हैं इनके आंसर। प्रीत का भी आंसर आ गया है। सर जो कल एसआरजी का टेस्ट है उसमें आप भी पढ़ाएंगे? एसआरजी का टेस्ट है बेटा कल? कल एसआरजी का टेस्ट कौन सा है यार आशुतोष? ओह अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हो, बीपीएम नालागढ़, बिल्कुल देख सकते हो। कुमार गौरव, अभिषेक कुमार, वाह 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 वाह, क्या आंसर आया है। एसआरजी में हाँ कुछ लेक्चर्स मैं ले सकता हूँ बेटा, सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्लासेस मैं ले लूँगा। ठीक, चलिए शुरू करें बच्चों। बताऊं? अरे मुझे भी बताने तो यार अब। अरे प्रीत बंसल बाबू सुन लिया, होशियार है लड़का ये, समझ गए। तो बताया जाए, हाँ चलो ठीक है, देखते हैं बच्चा। तो सबसे पहले हम वेज के फ्रेम में जाते हैं। इन वेज फ्रेम, इन वेज फ्रेम, वेज के फ्रेम में जाते हैं। तो वेज के फ्रेम में गए भाई, गए। अच्छा, वेज के फ्रेम में क्या करते हैं गुरुजी, क्या पढ़ाया गुरुजी ने? वेज के फ्रेम में जब जाते हैं ना, तो वेज के एक्सीलरेशन को, या जिसके भी फ्रेम में जाते हैं उसके एक्सीलरेशन को उल्टा करके छोड़ देते हैं। यानी कि इस रॉड के दो एक्सीलरेशन आएंगे, एक A2 डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, और एक A1 उल्टा करके जोड़ दीजिए, ये A1। हाय 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 क्या बात है। तो ये देखिए साहब, ये और अब क्या बताया है, वेज के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। वेज के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, बताया है कि नहीं बताया? ठीक, चलिए साहब ये कर देते हैं 0। ये है थीटा, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हुआ बच्चों। ऐसे ही ये वाला एंगल थीटा हो गया। जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी वीक है मैथ्स में, उनको टाइम लगेगा बच्चों, तो घबराइएगा नहीं, खासकर जो 9th में बच्चे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि उनकी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, तो उनको टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो A2 का ये वाला कॉम्पोनेंट बच्चों कितना हुआ, A2 कॉस थीटा। और A1 का ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हुआ, A1 साइन थीटा। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। अब इस डायरेक्शन में ये कैंसिल होने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ओरिजिनल वेक्टर को हटा दिया मैंने, ठीक है ना, कंपोनेंट जब देख रहा हूँ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हुआ, A1 साइन थीटा बराबर A2 कॉस थीटा। ये आ गया, लो जी साहब यहाँ से आंसर आ गया, A2 बराबर A1 टेन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। A2 बराबर A1 टेन थीटा, रिलेशनशिप क्लियर है। अच्छा चलो एक और लो, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। सर एक्सेलेरेशन को उल्टा क्यों करते हैं? बेटा आप ना मेरा रिलेटिव मोशन के लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने समझाया है ऐसा क्यों करते हैं ना, अभी तो नहीं बता पाऊंगा। आप रिलेटिव मोशन के लेक्चर देख लेना, बहुत फायदा होगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़े बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, आपकी खिदमत में हाजिर है एक और क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, बड़ा मजेदार, देखने में बड़ा मजा आएगा। कहाँ मिलेगा? मेरा होमवर्क शीट, मेरा होमवर्क शीट जो निकल गए होमवर्क, वो लिंक में आपको एक शीट मिल जाएगी, उसमें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मिल जाएगा। सर क्लास 12 का चैप्टर आपसे पढ़ा है। सर क्लास 11th का माना एनकेसी सर से पढ़ा है। माना एनकेसी सर क्या है भाई, प्लीज़ बता दीजिए। सर क्लास 12th का चैप्टर ऐप से पढ़ा है, क्लास नहीं समझ में आ रहा। जल्दी लेने वाले हैं अथर बाबू, जल्दी लेंगे, चिंता मत करिए, चल रहा है काम, उस पर पेपर बन रहे हैं, काम इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, देखते जाइएगा। बढ़िया डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, चमचमाता हुआ एकदम, खटखटाता हुआ, देखिएगा जरा।
ये है अल्फा, ये है थीटा। हिम्मत मत हारिएगा, आपसे अभी तक नहीं हुआ तो अब हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। हिम्मत हारेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। घबराइएगा नहीं देख करके, कई लोग तो बेचारे घबरा जाते हैं। ये छत में एक होल है, उस होल में से पास हो रहेगा ये वाली चीज। ओए होए होए होए, क्या डायग्राम बना है खतरनाक। इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2 है, और इसका a3 है। चलिए जी शुरू हो जाइए। a1 a2 a3 में रिलेशनशिप चाहिए। हाँ नीरजा, तुम क्लियर कर जाओगे कट ऑफ। हाँ भाई, कुछ आया आंसरवा? आंसरवा आया? कुछ आंसरवा पाए आप? जरा आंसरवा बताइए। कितने लोगों का, कितना तो सुंदर डायग्राम बनाया मैंने, वाह, अपनी ही तारीफ खुद कर लेता हूँ मैं। एसके यार, ये एसके लड़का जो है दिल खुश कर रहा है मेरा। शाबाश बेटा शाबाश, लगे रहा तू, लगा रहा। अच्छा फोड़ेगा लड़का ये। वाह गुरु, वाह थर वाह। गुरफान अहमद जी, आपको क्या बता दूं यार, सर क्लास 12 चैप्टर आपसे पढ़ना चाहता हूं। अच्छा, क्लास 11 का एनकेसी सर से पढ़ा है, जेई 2023 देना है, 12 वीक है मेरी। 12 वीक है, प्लीज़ पढ़ा दीजिए। ऐसे कैसे बेटा, इतने कम टाइम में 12th कैसे पढ़ा देंगे बच्चा, है ना? तो मैं फॉल्स प्रॉमिस करता नहीं हूँ, मैं इसके लिए तो सबसे बढ़ जाता हूँ कि मैं कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूँगा। तो बेटा वो मेरे लिए मुश्किल है, तो मतलब 12th पढ़ा पाना अभी, है ना? सॉरी टू से। हाँ, आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसे अभी यूट्यूब में रोटेशन आ रहा है, फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स आएगा, और फिर आप मेरे देख सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर, कहीं और भी पढ़े होंगे शायद, मुझे पता नहीं। हम्म, चलिए मैं भी शुरू करता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये वाले वेज के फ्रेम में जाता हूँ। ये वाला जो वेज देख रहे हो, इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ बच्चों। ए देखो साहब, इसके फ्रेम में गया ये थीटा, ठीक। ये है रॉड, ये है रॉड। रॉड का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड कितना, a3, और a1 को उल्टा करके जोड़ दिया तो ये रहा a1, ठीक। अच्छा, अब हम मैं किसके फ्रेम में गया हूँ बच्चों? ए के फ्रेम में गया हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। ये लो जी परपेंडिकुलर। ये एंगल निकालना आना चाहिए, ये एंगल आपको निकालना नहीं आता तो इसी में आप गड़बड़ कर जाओगे। ये थीटा है, और वो इसे निकाल तो सकते हो, ये लाइन ड्रॉ कर लो और ये एंगल थीटा कर लो, तो वाला भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? 0। तो a1 साइन थीटा बराबर a3 कॉस थीटा, तो यहाँ से रिलेशनशिप आ गई। a3 बराबर बच्चों a1 टेन थीटा, एक रिलेशनशिप। दूसरी के लिए क्या करें गुरुजी? दूसरी के लिए दूसरे के फ्रेम में जाओ, और क्या करोगे? इसके फ्रेम में जाएं, है ना? इसके फ्रेम में जाते हैं। इसका एक्सीलेशन डाउनवर्ड है a3, ठीक है। इस साइड आ गया a2, ये एंगल कितना है? अल्फा, तो ये भी एंगल कितना हो गया? अल्फा। फिर रिलेशनशिप बोलिए, a2 साइन अल्फा विद रिस्पेक्ट टू b अगर लिखूं,
A2 साइन अल्फ़ा, A2 साइन अल्फ़ा बराबर A3 कॉस अल्फ़ा है, दोनों अल्फ़ा, हाँ ठीक है, A3 कॉस अल्फ़ा। तो बच्चा पार्टी यहाँ से रिलेशनशिप आती है, A3 बराबर A2 टेन अल्फ़ा। आय हाय हाय क्या बात है, ये दूसरी रिलेशनशिप, यानी कि A2 और A1 में भी रिलेशनशिप आ गई कि क्या आ गई कि A2 टेन अल्फ़ा बराबर A1 टेन थीटा। तो ये है कहानी, है ना, मज़ेदार क्वेश्चन, बढ़िया, कुछ चकाचक ऐसे गिर रहा है, ओह क्या खतरनाक लगता है। अच्छा एक ध्यान देना जरा, ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, देखना बेटा गुफरान अहमद, अ, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मेरे पास स्लॉट नहीं अवेलेबल है बच्चा, स्लॉट अवेलेबल होता तो मैं ज़रूर ले लेता क्लास, मेरे पास स्लॉट ही नहीं अवेलेबल है। अभी मैं ओलंपियाड कॉर्नर पे जो अल्टरनेट ले रहा हूँ इसी को डेली नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई स्लॉट ही फ्री नहीं है ना बच्चा, इसलिए मना कर रहा हूँ, है ना। चलो अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कई बार क्या होता है हम कंस्ट्रेंट तो सीख जाते हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं सीख पाते हैं, तो एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं और उसका पूरा फाइनल आंसर तक निकालते हैं, केवल कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं निकालेंगे, पूरे फाइनल आंसर तक जाएंगे कि मतलब गुरुजी कि मतलब देखो क्या है। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, होमवर्क दूंगा तो जरूर डिस्कस करूंगा। कौन वाला बोल रहा है प्रीत, बता बेटा, कौन से होमवर्क की बात कर रहा है बच्चे। देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन है ना, इसका मास और इसका मास सेम है, दोनों का मास सेम है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ वेज एंड रॉड। तो इस क्वेश्चन में आपको जो कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप है वो तो निकालनी ही पड़ेगी, आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला काम भी करना पड़ेगा, एफबीडी बनानी पड़ेगी, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक्सेस चूज करनी पड़ेगी, इक्वेशन लिख करके फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो शुरू हो जाइए, ये आंसर निकालो भाई, ये है धुआंधार क्वेश्चन, खतरनाक एकदम। एम की वैल्यू भी ले लो 1 kg, एम की वैल्यू भी ले लो 1 kg, ये लीजिए साहब, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। और इरोडो आप लोग कर सकते हो, अगर इरोडो कर रहे हो तो इरोडो के सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन बना रहा हूँ मैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सारे बन चुके हैं, काइनेमेटिक्स के सारे बन चुके हैं, और अब इलेक्ट्रोस्टैट्स के भी बना रहा हूँ, वर्क एनर्जी के चल रहे हैं इस समय, आगे मोमेंटम के बनाऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। कौन से चैनल पर है, चैनल है अनअकैडमी टॉप गन्स, अनअकैडमी टॉप गन्स। ध्यान दीजिएगा जरा, अप्रोच बनाने का तरीका भी बताता हूँ सभी लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना। ये बताओ सबसे पहली चीज, ये इसका एक्सीलेशन होगा क्यों, जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो फिजिक्स से इसका आंसर दीजिए, ये क्यों चलेगा भाई, क्यों 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 क्यों। अब क्यों का आंसर मान लीजिए डायरेक्ट नहीं आ रहा है, एफबीडी बनाएंगे, हमारे गुरुजी ने बताया है, फोर्सेस जो लगते हैं वो कैसे पता चलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में सर ने क्या बताया था, कॉन्टेक्स्ट, सराउंडिंग, और कौन सी सराउंडिंग, फील्ड वाली सराउंडिंग देख ली, एक सरफेस 2, ग्रेविटी 3, ठीक है। इन भाई साहब के कारण नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होगा एन, ये है 37, ओहो हो ये एंगल 37,
ये नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इस वेज के एक्सेलरेशन के लिए, ये मुझे इस एफबीडी से पता चला। फोर्स तो और भी लगेंगे इस पर, फोर्स तो इन भाई साहब का mg भी लगेगा और एक नीचे वाली फ्लोर से भी n लगेगा, टोटल 3 फोर्स लगेंगे। और ये बात तो डिस्कस की है, जितने सराउंडिंग उतने फोर्स। लेकिन जो एक्सीलरेशन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका रीजन आखिरकार कौन होगा, तो क्या बताया गया है, एक्सेस चूज करिए, एक्सेस चूज करिए। n का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, n sin 37 और ये वाला n cos 37 होगा। क्या बताया है, एक्सेस चूज करिए। x ये y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, x के लॉन्ग मूवमेंट है, तो हम लिखेंगे n sin 37 इक्वल्स टू मास टाइम्स a2, पहली इक्वेशन। समझ में आया? धैर्य बाबू कैसे स्ट्राइक करता है, ऐसे जैसे जो क्वेश्चन में लिखा है उसी से वही अपने आप से पूछो कि क्या पूछो, पूछो ये कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ वेज एंड रॉड में ये वेज चलेगा क्यों। रॉड तो नीचे जाएगी ये पता है ग्रेविटी के कारण, लेकिन वेज क्यों चलेगा, तो उसके लिए वेज का एफबीडी बनाया, इक्वेशन बन गई। अब आई बात, अब सुनो ऑब्जेक्टिव चेंज। ऑब्जेक्टिव है a2 निकालना है, गुरुजी n कैसे निकालें, n तो पता नहीं, n पता ही नहीं। ऑब्जेक्टिव चेंज, नाउ वी हैव टू फाइंड n। ये n क्या है, ये वाली रॉड जो इस पर फोर्स लगा रही है वो है n। तो ये n और कहां देखने को मिलेगा, वहां से निकाल लेते हैं। कहां मिलेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस पर मिलेगा। ठीक, यही तो नॉर्मल होगा यार। ठीक, चलिए ऊपर वाले का एफबीडी बनाते हैं। ये लीजिए, ये n वही वाला है ना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और एक लगेगा n2, मान लेते हैं यहां पर दीवार से, याली दीवार से भैया लोग, और ये नीचे गिर रहा है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन है a1, इसका मास mg। ठीक, अच्छा ये एंगल देखिए जरा, ये एंगल ये 37 है, ध्यान रखना। तो ये 37, ठीक, तो ये भी 37। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन a1 माना है, mg माइनस n cos 37। चेक करिए, mg माइनस n cos 37 माइनस n cos 37 बराबर बोलिए ma1। आ गया? जरा ये n की वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या आ गई, mg माइनस n की वैल्यू उठा के डालिए, क्या आ गई, ma2 डिवाइडेड बाई साइन 37 cos 37 बराबर ma1। ये कैंसिल हुआ, इक्वेशन क्या आ गई, अगले पेज पे लिखने जा रहा हूँ। g माइनस क्या है ये बे, cos 37 अपॉन साइन 37 cot 37, इसकी वैल्यू क्या होती है 4/3 a2। चेक करिए, बराबर a1। तो ये आ गया a1 प्लस 4/3 a2 बराबर g, इक्वेशन नंबर 3। अब a1 और a2 में रिलेशन से पहले ही बता चुका हूँ कैसे निकालनी है, याद करिए। वेज के फ्रेम में जाइए, आपने इसका एक्सीलरेशन a2 माना है, इसका एक्सीलरेशन a1 माना है, माना है कि नहीं माना है, जल्दी बोलिए। तो वेज के फ्रेम में जाइए, तो इसके पास एक a2 और आ जाएगा, ठीक है। वापस से ये एंगल देखिए 37 है कि नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन क्या कर देना है, 0 कर देना है। चलिए क्वेश्चन बोलिए क्या आएगी, ये आएगी a1 cos 37, a1 cos 37, ये बराबर आएगा a2 sin 37 के, a2 sin 37 के। आएगा कि नहीं आएगा, हम a2 निकाल ले पहले। तो a1 की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी आई, a1 की वैल्यू आई a2 tan 37 आ गई। ये वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ, a1 बराबर a2 tan 37, tan 37 की वैल्यू 3/4 प्लस 4/3 a2 बराबर g बोले तो 10, कितना आया 9 + 16 डिवाइडेड बाई 12 a2 बराबर 10। 16 और 9 कितना होता है बच्चा पार्टी, जल्दी बोलिए, 25, 25/12 a2 बराबर 10।
A2 की वैल्यू आती है 24/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोगों का आंसर सही था ये? इनविंसिबल, अथर्व, वाह, नो वन कैन नो मी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया इसके बाबू। हम्म। ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। आज हम प्रैक्टिस सेशन रख रहे हैं बच्चों। आज सिर्फ प्रैक्टिस होगी, ठीक है? इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही ज्यादा खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है ये, हाँ। अच्छा। अब ये वाली रिलेशनशिप का यूज कर लेते हैं। A1 बराबर A2 × 3/4। A2 निकाल चुके हैं। 24/5 × 3/4। A1 की वैल्यू आ गई 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शुरू हो जाइए। अब सिर्फ क्वेश्चन हो रहा है, मतलब ये मत सोचिएगा कि वेज कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, नहीं नहीं। जितना अभी तक आपने पढ़ा है उन सब सारे क्वेश्चन की उस थ्योरी पर बेस्ड आज प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये एम, ये थीटा, ठीक। इस पर फोर्स लगाया जा रहा है एफ, और ये है कैपिटल एम। फ्रिक्शन इज नोवेयर, फ्रिक्शन इज नोवेयर। फाइंड वैल्यू ऑफ एफ so that small m does not slip over capital M। देखिए जरा, मैं जनाब बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले m डज नॉट स्लिप ओवर कैपिटल M। ये कैसे होगा भैया? ये चाहे जैसे हो, लेकिन एक तो खुशखबरी है। पता है क्या? अगर m
वेज के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, अगर स्मॉल एम वेज के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, पूरा सिस्टम साथ साथ चल रहा होगा। और पूरा सिस्टम साथ साथ चल रहा होगा तो हम पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं। मान सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे F बराबर m प्लस एम ए, पहली इक्वेशन। सही है बच्चों। और दूसरी चीज, इसका एक्सीलरेशन भी a होगा और वेज का एक्सीलरेशन भी a होगा, होगा ना। तो क्यों ना हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। इसका एक्सीलरेशन कितना, यहाँ पर ये n, ये है mg है। अच्छा ये एंगल थीटा, ठीक आगे बढ़ते हैं, ये एंगल भी थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है a, वर्टिकल में कोई है क्या, नहीं है, यानी कि एक्सेस कौन सी चूज करनी चाहिए हमको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये लीजिए साहब थीटा, एन का कंपोनेंट ऊपर की ओर आ गया एन कॉस थीटा, एन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया एन साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है बोलो बच्चा, एन साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे एम ए। वर्टिकल डायरेक्शन में बोलो एन कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे एम जी। डिवाइड कर दो, टेन थीटा बराबर ए बाई जी। हाँ तो ए की वैल्यू आ गई ना जी टेन थीटा, और ए की वैल्यू आ गई तो पिछली वाली इक्वेशन में देखो बच्चों, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देते हैं, एफ इक्वस टू एम प्लस एम जी टेन थीटा। अब तुम कहोगे सर आपने कैसे सोचा, मैंने फिर से वैसे ही सोचा, जो आपको सोचा तो वो तो आपके साथ शेयर भी किया है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो एक्सीलरेशन सेम होगा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, मजा आया। दर्दनाक तो है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और क्वेश्चन हो जाए फिर इसी बात पे, क्या कहते हो। शुरू करें, चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना। कब तक क्लास चलेगी पता नहीं यार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, टेंटन, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, खतरनाक वाला, बिल्कुल एकदम। बहुत खतरनाक ले, अच्छा थोड़ा सा, या पहले आसान ले, बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा यार, बोलेगा कैसे। मैं अपने मन से लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान देना, एक बहुत शानदार बात बताऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा आपको, ये समझ लेना, बहुत मज़ा आने वाला है आज, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज करेंगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। दो छोटे एम एक बड़ा एम, ठीक है, और ये सब धागे हैं, रस्सियां हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। इस पर लग रहा है फोर्स एफ नॉट, खतरनाक क्वेश्चन। फाइंड एक्सीलरेशन ए बी सी ऑफ ब्लॉक ए बी सी। चलिए शुरू हो जाइए।
चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं तुमको एक बहुत शानदार चीज बताने जा रहा हूँ। फोकस होकर के, कंसंट्रेट होकर के सुनना, मजा आने वाला है तुमको, विश्वास मानो। जो पहली बार ये देख रहे हैं, एक चीज की कसम खा लो, जब भी कोई ब्लॉक विद पुली दिया हो, ब्लॉक विद पुली दिया हो, विद पुली दिया हो, ठीक है, तो सिस्टम हमेशा 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 ध्यान रखो, ब्लॉक प्लस पुली को लो, उन्हीं पुली को जो उससे कनेक्टेड है। बहुत फायदा होगा। ये कैसे गुरुजी? कि देखो जी, मान लेते हैं सिस्टम में टेंशन टी, अरे यार ये पुली तो बनाई नहीं मैंने, हो कई लोग सोच रहे होंगे ये कैसे रहेगा। सॉरी बच्चा पार्टी, ये पुली भी होंगी, बना लीजिए। एक बार मैं थोड़ा सा और टाइम दे देता हूँ। राम शर्मा सर प्लीज़ बता दीजिए थ्योरी क्लैपनर, अब क्लैपनर की स्पेलिंग सही लिख दूँ, एंड यूनिवर्सिटी फिजिक्स से सही करना है या नोट्स ही करें? केवल नोट्स बेटा। राम शर्मा कौन सी क्लास में हो तुम? शर्मा जी कौन सी क्लास में शर्मा रहे हैं आप? हम लोग भी, हमारे भी रिश्तेदार शर्मा ही हैं, तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं एक दूसरे से। थोड़ी और थ्योरी नहीं समझाऊंगा बेटा आज, जे बहुत थ्योरी बता दी है। आज क्वेश्चन में एप्लीकेशन में पार्ट में जरूरत है। थ्योरी रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। ब्लॉक विथ पुली, सिस्टम है ब्लॉक प्लस पुली, तो ध्यान दीजिएगा जरा। मैं बनाने जा रहा हूं एफबीडी। ये लीजिए साहब, ये रही एफबीडी ऑफ ब्लॉक प्लस पुली। ये इतनी सारी पुली, ओ माय गॉड। पुली में जो धागा है वो उसको सिस्टम में शामिल कर लिया। हाँ भैया, एससीवी सही सफिशिएंट है एनएससीपी के लिए। देखो जरा ये टेंशन, पुली में एफबीडी बनाना सिखाया है मैंने, हाँ नौटंकी मत करना। ये टेंशन, ये टेंशन, बहुत टेंशन जीवन में, टेंशन। और बताओ कहाँ टेंशन? अरे यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन ही टेंशन है लाइफ में तो अपने। अब जरा देखना कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये टेंशन और ये टेंशन कैंसिल, पक्का। आगे देखते जाना कलाबाजी। ये टेंशन और ये टेंशन कैंसिल, कैंसिल और क्या? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन होगा 0 बच्चा। पार्टी खत्म, खलास, खत्म हो गया ये। अब अगर इसका एक्सीलरेशन 0 है तो इसको फिक्स मान सकते हैं, और इसको फिक्स मान सकते हैं तो अगर ये x आगे जाएगा तो ये भी x आगे जाएगा। इसका मतलब हम सिस्टम, पहले पढ़ा चुका हूँ यार ये, हम सिस्टम a प्लस बी को ले सकते हैं भाई। ए प्लस बी को सिस्टम ले सकते हैं क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है। ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है। ए प्लस बी को, तो लोग कहेंगे गुरुजी ए पर टेंशन है, तो हम कहेंगे बी पर भी टेंशन है पीछे की ओर। अरे है ना यार, है ना। और इन सब पर पूरा सिस्टम पर फोर्स लग रहा है F0। टेंशन टेंशन तो हो गई कैंसिल। कितना आया? F0 बराबर 2m है। अरे टोटल मास 2m है ना यार, तो ए की वैल्यू बच्चों F0 अपॉन 2m, खटाखट खत्म। ए की वैल्यू F0 बाई 2m। अगला क्वेश्चन देखते कितने लोग कर पाते हैं। अगर मेरी बात ये समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। खतरनाक खूंखार क्वेश्चन फिर से देता हूं। ये एक पुली, इसका मास है कैपिटल M। ये एक और पुली, यहां से ये धागा आया, ये इस पुली से होता हुआ स्मॉल m पर गया। खूंखार खूंखार क्वेश्चन,
स्मॉल m इसका मास है और ये धागा यहाँ से निकल गया, फोर्स लगा रहे हैं F0, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना थोड़े से क्वेश्चन भी करेंगे और स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, स्मॉल m और कैपिटल M का एक्सीलरेशन बताइए। तो देखो जरा ध्यान से, ये वेज, ये इसका ये है पुली और ये है पुली, यहाँ लग रहा है फोर्स F0। ध्यान से देखना, यही टेंशन होगा, यहाँ पर F0, यहाँ पर F0 और यहाँ पर F0। ये फोर्स और ये फोर्स हो गए कैंसिल, ये भाई साहब चलेंगे नहीं, ये फिक्स रहेंगे। और अगर ये फिक्स हैं तो बचे केवल ये, इन पर लग रहा है F0, तो इनका एक्सीलरेशन कितना हो गया, F0/m, ख़त्म, खलास, फिनिश, टाटा बाय बाय, जयराम जी की हो गया ख़त्म। सर सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं, F0 की जगह F लिख रहे हैं। हा 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 हा, घटिया जोक था। अच्छा जी, एक अब जो है ना थोड़ी प्रैक्टिस करा दी है मैंने, तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ फोर्स एनालिसिस इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फोर्स एनालिसिस इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, तो पहले जो लिखवा रहा हूं वो पहले सर एक बात तो लिख लो, और वो ये कि इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, in non-inertial reference frame, Newton's second law is not valid. In non-inertial reference frame, Newton's second law is not valid. ये बात तो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, वैलिड अगर नहीं है, अगर वैलिड नहीं है तो हम ऐसा क्या करें जो वैलिड हो जाए, ठीक है ना। तो देखना जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया एक चीज़ ले रहा हूँ। देखिए क्या है भैया कि एक स्पेस में ये केबिन जा रहा था एसी एक्सीलरेशन से, किसमें जा रहा था, स्पेस में, कितने एक्सीलरेशन से, एसी। ये अंदर एक ब्लॉक था भैया, इस पे कुछ फोर्स लग रहे थे, इस पे लग रहा था F1, इस पे लग रहा था F2, इस पे लग रहा था F3, इस पे लग रहा था F4, बहुत सारे लग रहे थे, घट 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 बहुत सारे, ठीक है। और ये भाई साहब इस डायरेक्शन में इनका एक्सीलरेशन था, इतने सारे फोर्स लगने के बाद ये इनका कुछ एक्सीलरेशन था ब्लॉक का, विद रिस्पेक्ट टू ये कमरा जो बना हुआ है उसको लिफ्ट बोल देता हूँ, और ये भी एक्सीलरेशन जो है ना लिफ्ट का एक्सीलरेशन लिख देता हूँ। मतलब भैया यहाँ पर अगर तुम खड़े होगे अंदर, अगर अंदर तुम खड़े होगे तो तुमको ये एक्सीलरेशन, तुम्हारे दो बाल निकाल देते हैं, हाँ अब ठीक है, तो तुमको ये एक्सीलरेशन दिखाई देगा ब्लॉक का, इतने सारे फोर्स लग रहे हैं और ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन है, ठीक। तो जो नीचे खड़ा हुआ बंदा है ग्राउंड पर, ग्राउंड पर जो बंदा खड़ा है इसके 3 बाल हैं। अगर मैं इस बंदे से बोलूं जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि किसके फ्रेम में, किसके रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड होगा, ग्राउंड वाले के, 3 बाल वाले के, या लिफ्ट के अंदर जो बैठा है उसके फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड होगा। बताओ बताओ बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं,
बहुत सारी बुक्स में इसको सही से दिया नहीं जाता, इसलिए कह रहा हूं। 3 बाल, एसके ने बोला है ग्राउंड फ्रेम, धैर्य भार्गव ने बोला है 3 बाल, मनीष ने कहा है ग्राउंड, आशित ने बोला है लिफ्ट वाले के फ्रेम में, मनीष ने बोला है ग्राउंड, शौर्य ने बोला है ग्राउंड। तो आशित बाबू, अंशित बाबू, मैं आपको बता चुका हूं न्यूटन सेकेंड लॉ ऊपर भी लिखवा चुका हूं, वैलिड इन इनर्शियल, नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, और वो ग्राउंड का फ्रेम हम अर्थ का फ्रेम इनर्शियल मान लेते हैं, लेकिन जो फ्रेम एक्सेलरेशन से चलते हैं किसी इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव, वो कैसे होते हैं, नॉन इनर्शियल। ठीक, तो इसलिए ग्राउंड वाला सही है, 3 बाल वाला न्यूटन्स लॉ लगा लेगा। तो 3 वाला वाला जो लगाएगा वो क्या लगाएगा, वो कहेगा सिग्मा एफ आई गुरुजी, सिग्मा एफ आई गुरुजी ये बराबर होगा एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के इनटू मास। और ये तो आपको पता ही है कि एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। भाई तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिलेटिव मोशन से पढ़ते आ रहे हैं, याद आया है ना। तो यहां से ग्राउंड के रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना नहीं होता है, मतलब ये भी आप हटा सकते हो, ये भी आप हटा सकते हो। तो ये वैल्यू रख दो जरा गुरु भाई साहब, सिग्मा एफ आई बराबर वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान से देखते जाना, है ना। अरे 3 बाल वाले भैया सुन तो लिया बे, 3 बाल। अब इसके बाद क्या होगा, सिग्मा एफ आई, पीछे चल रहा है लड़का, एम ए बी की वैल्यू देखो, ए बी की, ए बी एल प्लस ए एल, ये आ गया कि नहीं आया, अरे आ गया यार, और क्या जान लोगे। अच्छा चलो, इन लिफ्ट फ्रेम, इससे कहा कि तुम जबरदस्ती न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ। ठीक, तो क्या लगाओ, 2 बाल वाले से पूछा, इसके 2 बाल हैं, उससे पूछा तुम लिफ्ट फ्रेम में हो ना, तुम लगाओ बे जबरदस्ती, कौन रोक रहा तुमको। इसने कहा लगाते हैं गुरुजी। इसने कहा सिग्मा एफ आई बराबर, हमें जो एक्सीलरेशन दिख रहा हम तो वो लगाएंगे गुरुजी, हमें दिख रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, हम ये लगाएंगे, और हमें पता है ये गलत है। किसको पता है, 3 बाल वाले को पता है ये बात गलत है। 3 बाल वाला कह रहा है ये इक्वेशन सही है, 2 बाल वाला कह रहा है ये इक्वेशन सही तो नहीं है, ये बात तो पता है। तो 2 बाल वाला ऐसा क्या करे जो इक्वेशन सही हो जाए बच्चों, 3 बाल वाले से बात करे और क्या करे। 3 बाल वाले ने बताया कि बेटा तुम एक काम करो, कि क्या काम करें, तुम जो फोर्स लगा रहे हो ना, तुम उसमें ये टर्म ऐड कर दो, तो तुम्हारी वाली इक्वेशन बन जाएगी। तुम्हारी वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, एम ए बी एल आना चाहिए, तो हम भी राइट हैंड साइड एम ए बी एल लिखे आते, लेकिन केवल सिग्मा एफ आई से काम नहीं चलेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस मास टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। अगर आप ये ऐड कर दो, जो फोर्स लग रहे हैं ना उनमें अगर आप ये ऐड कर दो, तो आपका आंसर सही आएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड होगा। समझे 2 बाल वाले लोग, ओहो मल्टीपल बाल वाले लोग, सॉरी, तुम लोग तो बहुत सारे बाल वाले, कुछ समझ में आया क्या, बच्चा पार्टी। अरे बोलोगे बे, कुछ समझ में आया कि नहीं। चलो तब तक हम पानी पीते हैं, जब तक तुम बताओगे। सर 1 लाख बाल, अच्छा तो ये जो फैक्टर आपको दिख रहा ना बच्चा लोग, ये फैक्टर माइनस एम ए लिफ्ट, ये फैक्टर दिख रहा है, ये फैक्टर कहलाता है।
ये फैक्टर कहलाता है स्यूडो फोर्स। क्या कहलाता है? स्यूडो फोर्स। तो आज के बाद आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर काम करना है, किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर काम करना है तो जितने फोर्स लग रहे हैं उनके अलावा एक जबरदस्ती का बनाया हुआ फोर्स लगा दीजिए जो कि फोर्स नहीं है, तो आपकी इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। न्यूटन सेकेंड लॉ तो वैलिड नहीं है, लेकिन एक जबरदस्ती का एक फैक्टर लगा दीजिए। दिस फैक्टर इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। क्यों स्यूडो फोर्स? क्यों? और स्यूडो मतलब जो फोर्स नहीं है, लेकिन हमें जोड़ना पड़ेगा टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। प्रीत बंसल ने कहा हमें पढ़ाने के लिए, क्या बात कही है, शाबाश प्रीत बंसल। हम वहां रह करके नहीं पढ़ा पाते ये चीज। सर ये किस कम्पिटेटिव का है? गौरव तिवारी पूछ रहे सर ये किस कम्पिटेटिव का है। अरे भाई कैसे बताएं, क्या पूछ रहे हो, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा यार। मेरे ख्याल से तुम पूछना चाह रहे हो कि किस कंपटीशन की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा एनसीपी की पढ़ाई कर रहे हैं। चलो अच्छा, चलो। तो ये था स्यूडो फोर्स की कहानी, मेरी जुबानी। अगली क्लास में मैं स्यूडो फोर्स के बारे में स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, जो आज बोला है वो लिखवाऊंगा, ठीक है, स्टेटमेंट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपके लिए जल्द ही शीट आने वाली है चमचमाती हुई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। इंतजार करिए बेसब्री से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय राम जी की। टाटा बाय बाय।